एपिसोड 2 ऑफ द डे ऑफ द जैकल शुरू होता है जर्मनी के पॉलिटिकल सीन को दिखाते हुए, जो बिल्कुल बिखरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन को हमें सस्पेंड कर देना चाहिए। असैसिनेशन के बाद ये सब जो भी हुआ है, अब इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो फेस्ट था वही विनर था। ये सब फेस्ट के सपोर्टर थे। बायनका को फ़ोन आता है एलिसन से, जो एमा के अरेस्ट होने पर काफ़ी गुस्सा है। एलिसन बायनका को कह देती है तुम झूठी हो, क्योंकि उसका मानना है कि बायनका ने ही एमा को अरेस्ट करवाया है ताकि वो उससे उसका काम करवा सके। जैसे ही तुम आई मेरी बेटी अरेस्ट हो गई। बायनका उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बायनका एलिसन को सच नहीं बताती कि एमा वाकई में मर चुकी है। बायनका को डर है कि अगर वो ये बता देगी तो उसका पूरा प्लान ख़त्म हो जाएगा। इस गलत सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए एलिसन से नॉर्मन स्टोक का फ़ोन नंबर मांगती है, जो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होता। ये फैसला बायनका के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि एमा की मौत अब डायरेक्टली उसकी गलती से जुड़ी हुई है। फिर MI6 के ऑफिस में बायनका अपने सीनियर से बात कर रही होती है। वहाँ उसका एक सीनियर ये एमा वाले कांड को लेके सारा दोष बायनका को ही देता है। वो बोलता है इस केस को हमें यही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती से एक स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। पर वह दूसरी सीनियर बोलती है वो इस गलती को संभालेंगे, लेकिन केस को बंद करने का फैसला अभी नहीं ले सकते। बायनका से पूछा गया कि क्या उसने एलिसन को बता दिया था कि उसकी बेटी मर चुकी है। बायनका ने जवाब दिया नहीं। वो कह रही थी कि इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर का असैसिनेशन हो गया है, और जिस गन से उसकी हत्या हुई उस गन का कनेक्शन एक ब्रिटिश गन मेकर से है। एक सीनियर पर्सन MI6 से बायनका को कह रहा है कि ऑपरेशन को चलाते रहो। उसका जो एक लीड है स्पैरो, जो कि गन मेकर है, उसके बारे में पता लगाओ। ये सब टेंशन्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाते हैं कि बायनका और MI6 अब पॉलिटिक्स के दलदल में फंस चुकी है। बायनका फिर एलिसन को कॉल करती है और नॉर्मन स्टोक का फ़ोन नंबर मांगती है, कहकर कि मुझे ये आज ही चाहिए। वो एलिसन को झूठे दिलासे देती है कि चिंता मत करो, एमा जल्दी जेल से छूट जाएगी। मैंने अपने सीनियर से बात कर रखी है इस बारे में, बस तुम जल्दी से नंबर का जुगाड़ करो। इसके पैरेलल रैल्फ मतलब जैकाल, जिसका असली नाम चार्ल्स है, लेकिन ये नाम असली है भी कि नहीं कोई नहीं जानता, का अगला टारगेट है टेक मोगुल ओल्डेक चार्ल्स, UDC है। जैकल फिर UDC के बारे में रिसर्च करता है। जैकल फिर डार्क वेब पे अपने बचे हुए पैसे जो उसे म्यूनिक के बदले मिले थे उसके बारे में किसी हैकर से बात करता है। वो हैकर नहीं होते, वो बैंक वाले ही होते हैं, कि कैसे भी उसे फर्स्ट टाइम पैसे कहाँ से मिले थे उसका पता लग जाए, ताकि वो उन धोखेबाजों को पकड़ सके जिन्होंने उनका पैसा बाकी का रोक रखा है। जैकाल की वाइफ नूरा उससे आके सिचुएशन के बारे में बात करती है। जैकाल उसे बताता है कि वो एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो बड़े पैसे का है। नूरा उसे थोड़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन जैकाल उसे समझाता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जैकाल की वाइफ नूरा उसे किस करके अपने प्लेजर एक्सप्रेस करती है, और फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी पार्टी पर, जो UDC को मारने की सोच रही होती है। ये लोग मैनफ्रेड के किलर को इन्वॉल्व करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारा रैल्फ है 100 मिलियन यूरो मांग रहा है UDC को मारने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पर मीटिंग का हेड बोलता है अगर रैल्फ ये काम कर पाया तो ये बहुत कम अमाउंट होगी हमारे लिए। फिर वो टीवी पे UDC का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जहाँ वो बोलता है कि मैं अपने नए सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर से सबको सब कुछ पता रहेगा। UDC का नया प्रोजेक्ट रिवर दुनिया भर में इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात करता है, और वो चाहता है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये प्रोजेक्ट टोटल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, जिसमें सब कुछ सबके सामने होगा। UDC की इंटरव्यू सुनने के बाद मीटिंग पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करते हैं कि UDC को मारना ज़रूरी है, ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। जैकाल अपने सन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और गिफ्ट के रूप में अपने सन को एयरप्लेन देता है।
जैकल अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो बर्थडे पिक्चर्स को पब्लिकली शेयर ना करे, लेकिन जैकल को मुनिक से फंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो अपने सन के बर्थडे पार्टी को बीच में छोड़कर एयरपोर्ट निकल जाता है। नोआ को ये बात पसंद नहीं आती, पर फिर भी वो जैकल को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। ये लगता है कि ये उनकी रेगुलर ऑक्यूरेंस बन चुकी है और नोआ को समझ आ गया है कि जैकल का माइंड अभी मनी जोन में फंसा हुआ है। इसी बीच बायंका अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। बायंका और MI6 टीम को एक सिक्योरिटी फुटेज मिलता है जिसमें जैकल रैल्फ के रूप में दिखता है। फुटेज देखकर वो लोग कंक्लूड करते हैं कि जैकल एक मिमिक है। उन्हों की डिटेल्स में मिलती है, जैसे कि वो राइट हैंडेड है और 9mm गन का यूज़ करता है। एयरपोर्ट पर ड्रॉप होने के बाद दी जैकल एक टैक्सी पकड़कर बैंक जाता है, जहाँ से वो एक नया पासपोर्ट और पैसे लेता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे टैक्सी में देख लेती है और समझ जाती है कि वो उसे झूठ बोल रहा है। बाद में वो अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि उन्हें कभी जैकल पर ट्रस्ट नहीं था। उसकी माँ एंग्री होती है कि नोआ ने इतने टाइम चार्ल्स के साथ कैसे गुजार लिया। नोआ अपनी माँ से कहती है कि चार्ल्स एक अच्छा आदमी है और वो हमें प्यार करता है। ये बात फिर और बढ़ जाती है जब उसकी माँ दूसरे लोगों को बताती है चार्ल्स किसी के साथ अफेयर कर रहा है। नोआ के भाई भी आते हैं और सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चार्ल्स का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो वो कहते हैं कि मैं तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। नोआ उससे कहती है कि शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन नोआ को ये बात डिस्टर्ब करती है और वो चिंता करते हैं कि चार्ल्स उसे सीक्रेट्स रखता है और हो सकता है वो उसे चीट भी कर रहा हो। बायंका CCTV फुटेज से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और फिर वो पता लगाती है कि जैकल ब्रिटिशर हो सकता है क्योंकि उसकी गन ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स की स्टैंडर्ड इशू थी और उसका बैकपैक छोटी ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी का लगता है। वो टाइम मांगती है लेकिन मना कर दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि जो मूव्स वो कर रही है उस वजह से वो पहले ही ट्रबल में है। दी जैकल बावेरिया जर्मनी पहुंचती है, जहां से उसे न्यूयॉर्क से एक मैसेज मिलता है कि वो लोग 100 मिलियन यूरो देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि उनसे वो फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं। दी जैकल ये बात मान लेता है लेकिन अपनी कंडीशंस के साथ। मीटिंग के दौरान वो लोग 20 मिलियन यूरो के स्टार्टिंग फ़ी पर एग्री करते हैं, बस एक शर्त पर। असैसिनेशन जो है 28 तक कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि रिवर सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल रिलीज डेट 28 ही थी। वो उससे कहती है कि रहान कोड वर्ड होगा UDC के लिए और जैकल का कोड वर्ड वही रहेगा जो जैकल का असली नाम है। जैकल अपनी मिशन पर चल पड़ता है। बायंका अपने दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी ज्वाइन करती है, लेकिन पार्टी के बीच ही उसे स्पैरो का मैसेज मिलता है जिसने उसके हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करके नॉर्मन स्टोक का फ़ोन नंबर ले लिया होता है। फाइनली नॉर्मन का नंबर मिलने के बाद बायंका को पता चलता है कि नॉर्मन स्टोक जो है बेलारूस में है। वो वहाँ जाने का फैसला करती है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही बायंका एक बैग लेकर पार्टी से निकल जाती है, बिना ये जाने कि वो कब वापस आएगी, और रीगा लात्विया की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ दी जैकल बैंक जाता है और पता लगाता है कि फेस्ट के असैसिनेशन का इनिशियल हाफ पेमेंट एक कंपनी से लिंक्ड है जो काफ़ी ट्रेसिंग के बाद एक रिच कंपनी से जुड़ी मिलती है जो इंग्लैंड में बेस्ड है, जिससे एलियास फेस्ट एसोसिएटेड था। तब उसे समझ आता है कि एलियास ने अपने ही फादर का मर्डर का सेटअप किया था। बेलारूस में बायंका और उसकी टीम एक घर पर रेड करती है जहां नॉर्मन स्टोक होने की आशा होती है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर क्रॉस करते हैं उनका सामना बॉम्ब ब्लास्ट और मशीन गन फायर से होता है, जिसमें उनके साथ काम कर रहे 2 लोग जो है वो मर जाते हैं। और जब उसके टीममेट्स मार दिए जाते हैं नॉर्मन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बायंका को समझ आ जाता है कि उनकी पोजीशन अब एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है जो उसका ध्यान खींच लेती है। एपिसोड 2 के दौरान ये बात और क्लियर हो जाती है। बायंका और दी जैकल एक ही कॉइन के 2 अलग साइड्स है, खासकर उनकी वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से। बायंका के लिए उनका काम पहले आता है और हस्बैंड और बच्चा सेकंड प्लेस पर। दूसरी तरफ दी जैकल, जिसका रोल एडी रेडीमैन प्ले कर रहे, एक लविंग फैमिली मैन है, लेकिन काम उसे वापस खींच लेता है। ये उसके कैरेक्टर का एक नया डायमेंशन है जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में नहीं था।
अगर एपिसोड पसंद आया हो तो हमसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए जो कि मैं जल्दी डालूंगा।